नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। आपका नीट का पेपर का सॉल्यूशन आ चुका है और उसी कड़ी में, उसी श्रृंखला में हम लोग आपको आज फिजिक्स के बारे में कुछ बताने वाले हैं कि भाई फिजिक्स के पेपर में कैसे कैसे सवाल आपके आए थे और कैसे कैसे क्या क्या उनके सॉल्यूशंस हैं। तो उसके डिटेल सॉल्यूशंस हम लोग लेकर के आ रहे हैं। मैं आपका अपना अमित वर्मा, हेड नीट डिवीज़न मोशन एजुकेशन कोटा से आपके सामने कुछ सॉल्यूशन प्यारे बच्चों प्रस्तुत करने वाला हूँ। फटाफट से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ज़्यादा समय न लेते हुए, द फॉलोइंग प्लॉट्स शोज वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विद टाइम ऑफ ए बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स और फॉलिंग बैक, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट्स आर करेक्ट। तो ये हमसे पूछ रहा है, बहुत स्पेशल क्वेश्चन है। काइनेमेटिक्स का खूब पढ़ाते हैं, आप सब जानते हैं। एक बॉल को जब आप एक पॉइंट से थ्रो करते हैं तो ये बॉल यहाँ से ऊपर जाती है किसी वेलोसिटी v से, फिर ये हाईएस्ट पॉइंट तक जाती है जहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है, और फिर इसके बाद वापस यहीं लौट आती है। क्लियर है? तो प्यारे बच्चों, आप सब जानते हैं v बराबर u प्लस AT। अपवर्ड डायरेक्शन को हम क्या मान लेते हैं? ना कहा जाए तो अपवर्ड डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ट्रीट करते हैं, है ना। चूंकि इसमें कुछ लिखा नहीं है तो हम इसमें अपवर्ड डायरेक्शन को ही पॉजिटिवली क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। तो इक्वेशन लिखेंगे v बराबर u प्लस AT से v इज इक्वल्स टू, हाँ प्यारे बच्चों, इसको फेंका गया किसी वेलोसिटी v0 से, तो v0 माइनस gt आ जाएगा। ये मेरे पास एक इक्वेशन है जो कि एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, y बराबर c माइनस mx। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो c माइनस mx का मतलब ये हुआ कि इसका स्लोप तो निगेटिव हुआ यहाँ से और इसका इंटरसेप्ट पॉजिटिव हुआ, तो इस तरह का मेरे पास एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसका आना चाहिए। क्लियर है प्यारे बच्चों? इसमें कहीं कोई एयर रेजिस्टेंस की बात नहीं की है, तो हम मान करके चलेंगे कि एयर रेजिस्टेंस 0 है। तो इस हिसाब से जो ऑप्शन है, अगर अपन ट्राई करें तो ये नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात है, वेलोसिटी बोला है, स्पीड नहीं बोला है ना। अगर स्पीड बोलता तो फिर ये वाले भी ऑप्शन चेक करने पड़ते हैं हमें। तो मेरे ख्याल से इसका ऑप्शन सी हमारा सही होना चाहिए। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो कुछ लोग इसमें हो सकता है एक एम्बिग्युइटी क्रिएट कर सकते हैं कि सर इसकी बजाय ये हो जाए, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है, क्योंकि हम अपवर्ड डायरेक्शन को ही क्या ट्रीट करते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन ट्रीट करते हैं। तो इसलिए इसके लिए हम लोग कौन से ऑप्शन पर जाएंगे? इसके लिए हम लोग जाएंगे 4th ऑप्शन पर, सी ओनली। क्लियर है? For a metal of work function 6.6 electron volt, which of the following wavelength of the incident radiation does not give rise to the photoelectric effect? प्लीज़ इसमें आप एक जो कीवर्ड है वो कीवर्ड है वेवलेंथ, है ना। इस बात का ध्यान रखेंगे। यहाँ पर एक वेवलेंथ यानी कि लैम्डा कीवर्ड यूज़ किया गया है, क्योंकि हम लोग अमूमन क्या बात करते हैं, हम लोग अमूमन फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर चर्चा किसकी की गई है? वेवलेंथ की गई है। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, मिनिमम फ्रीक्वेंसी इतनी होनी चाहिए, है ना, या कॉरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम वेवलेंथ की बात करते हैं। क्लियर है प्यारे बच्चों? जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उतना बढ़िया एमिशन और एनर्जी होगी, जितनी वेवलेंथ कम होगी उतनी ही बढ़िया एमिशन और एनर्जी होगी। ये हम सब जानते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। हाँ प्यारे बच्चों, तो एनर्जी का जो हमारे पास थ्रेशोल्ड का फार्मूला है, उसके हिसाब से अगर अपन एनर्जी लिखते हैं तो बहुत प्यारा सवाल 1/2 है ना 400 अपॉन लैम्डा लिख सकते हैं। एनर्जी मुझे यहाँ पर कितनी गिवन है? ये मुझे एनर्जी 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी है। जब मैं यहाँ 1/400 एंगस्ट्रॉम में ये वाला फार्मूला चलता है, यहाँ लैम्डा लिखता हूँ। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो प्यारे बच्चों जो मेरे पास लैम्डा आता है वो आता है मेरे पास A1878 एंगस्ट्रॉम, या मैं इसको लिख सकता हूँ 187.8 नैनोमीटर, है ना प्यारे बच्चों। और ये हमारे पास हम सब जानते हैं ये एक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है ना। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मेरे पास लैम्डा नॉट इतनी आ गई, यानी कि अगर वेवलेंथ इससे ज़्यादा होगी तो इससे इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होंगे, और अगर वेवलेंथ इससे कम होगी तभी इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे। क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो एनर्जी ज़्यादा होगी, वेवलेंथ कम होगी तो एनर्जी ज़्यादा होगी। तो जरा ऑप्शन देखते हैं फटाफट से। 50 नैनोमीटर पर बिल्कुल निकलेगा, 100 नैनोमीटर पर भी निकलेगा, 150 पर निकलेगा, लेकिन 200 नैनोमीटर पर नहीं निकलेगा। और जल्दी नहीं करनी है, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा है डज नॉट गिव, इट इज़ द की वर्ड, यस, यानी कि किस पर नहीं होगा। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि इसका ऑप्शन 4
4 प्यारे बच्चों करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की ओर। जी हाँ, द पावर ऑफ ए क्रेन विच लिफ्ट्स ए मास ऑफ 1000 kg टू अ हाइट ऑफ 20 मीटर इन 10 सेकेंड्स। तो आपसे क्या पूछ रहा है? पावर। बहुत ही सिंपल सवाल है। क्या प्यारे बच्चों आप जानते हैं पावर होता है वर्क अपॉन टाइम। इसको लिख सकता हूँ mgh/t, क्योंकि सीधे सीधे फॉर्मूला लगने वाला है। मास मुझे गिवन है इसका प्यारे बच्चों, यस द मास इज गिवन टू बी 100 यानी कि 1000 kg मल्टीप्लाइड बाई 9.8 गिवन है मुझे, और साथ ही साथ कितने मीटर? 20 मीटर उठाना है, डिवाइडेड बाई 10 कर देंगे। इससे इसकी एक पावर क्या हो जाएगी? छम्मा छम्मा हो जाएगी। यस, यानी कि ये मेरे पास आ जाएगा प्यारे बच्चों 1000 तो ये रहा, और ये मेरे पास आएगा 19.6। तो मैं लिख सकता हूँ 19.6 किलो वॉट, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि इसका ऑप्शन 3rd करेक्ट होगा। क्लियर है? यस, एक मैच द कॉलम आपको दिया गया है। मैच द कॉलम आप जानते हैं नीट के अंदर 1-2 ऑप्शन मिलाने से पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है। E बराबर एच न्यू। यस, E बराबर एच न्यू। तो हमें क्या करना होगा? बेसिकली डी ब्रोगली वेवलेंथ इस तरह से इनके सामने भरना होगा। सबसे पहले चलते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ के लिए प्यारे बच्चों मैं सी ऑप्शन पे जाऊंगा। बिल्कुल सही बात है सर, यानी कि इसका सी आ जाएगा। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट कौन बताता है? थोड़ा कंफ्यूजन है, रुक करके देखते हैं। वेव नेचर ऑफ लाइट कौन बताता है? वेव नेचर ऑफ लाइट कौन बताता है? लाइट का वेव नेचर होता है यस डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस बताते हैं, यानी कि इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। क्या आगे चेक करने की जरूरत है क्या? जरा यहीं से देख लेते हैं फटाफट से। फर्स्ट का सी, यानी कि फर्स्ट का सी, फर्स्ट का बी, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। फर्स्ट का सी, ये वाला ऑप्शन दे रखा है ना, जिसमें साफ साफ लग रहा है वही फर्स्ट का क्या आ रहा है? सी आ रहा है। और अगर मैं बात करूं थर्ड की, तो थर्ड देखो इसमें कहाँ जा रहा है? इसमें जो थर्ड है वो बी पे जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। और लगी सही कसर एक सवाल से और पूरी कर देते हैं। यहाँ पे वो कह रहा है कि ई बराबर एच न्यू एनर्जी होती है फोटोन की, यानी कि फोर्थ का क्या आ रहा है? ए आ रहा है। तो मेरे ख्याल से बचा हुआ अपना कॉम्पटन इफेक्ट होगा डी, यानी कि जो सेकेंड आ जाएगा वो ये आ जाएगा। तो मैं जाना चाहता हूं उसके लिए कौन से ऑप्शन पर प्यारे बच्चों? इसके लिए 4th ऑप्शन पर जाना चाहता हूं। क्लियर है? तो प्यारे बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन ए बॉडी ऑफ मास 5 kg व्हेन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर फोर्सेस 8 न्यूटन 6 न्यूटन एक्ट ऑन इट आर रेस्पेक्टिवली। और ऑप्शंस मुझे इस तरह के दिए गए हैं कि एक्सेलरेशन दे रखा है और डायरेक्शन दे रखी है। देखो ये नेट फोर्स नहीं पूछ रहा, थोड़ा दिमाग तेज मत चलाना है ना। ये कह रहा है डायरेक्शन किसके साथ? 8 के साथ, 6 के साथ। तो एक्सेलरेशन पूछ रहा है और मुझसे डायरेक्शन पूछ रहा है एक्सेलरेशन की। आप सब बच्चे जानते हैं न्यूटन्स लॉ, एनटीएन इस बार सब टॉपिक्स को बढ़िया से समझा है। एफ बराबर एम ए होता है। तो एक्सेलरेशन क्या होगा प्यारे बच्चों? सर एक्सेलरेशन होगा नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, है ना भाई। और डायरेक्शन एक्सेलरेशन की वही होती है जो फोर्स की डायरेक्शन में होती है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो इधर की तरफ कितनी फोर्स लग रही है? मान लीजिए 5 kg के ऑब्जेक्ट पर इधर की तरफ लगने वाला जो फोर्स है दैट फोर्स इज 8 न्यूटन, और इधर की तरफ लगने वाला जो फोर्स है वो 6 न्यूटन है। तो आप सब जानते हैं 90 डिग्री पर जो रिजल्टेंट होगा प्यारे बच्चों, क्या है? नेट रिजल्टेंट 10 आ जाएगा, है ना। कैसे निकाला? सर √8² + 6 का स्क्वायर। क्लियर है? अब क्या करना है प्यारे बच्चों? अब मुझे करना है सीधे सीधे शब्दों में एक्सेलरेशन की कैलकुलेशन। ये एंगल को मैं थीटा बोलूँगा क्योंकि मुझे नेट फोर्स की डायरेक्शन मिल चुकी है। तो क्या यही डायरेक्शन एक्सेलरेशन की भी होगी? क्योंकि ए बराबर एफ होता है डायरेक्शन के हिसाब से अगर अपन बात करें। यस, तो क्या लिखूँ? एक्सेलरेशन ए बराबर बेटा F/m लिख सकता हूँ, यानी कि 10/5 से क्या ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। यस, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। एंड व्हाट अबाउट द डायरेक्शन? दिस tan थीटा इज दिस अपॉन दिस, यानी कि प्यारे बच्चों ये 6 है, ये 8 है, यानी कि 6/8 से कितना आएगा? 3/4 आ जाएगा। तो थीटा बराबर tan इनवर्स 3/4। और किसके साथ? ये थीटा किसके साथ बना रहा है? ये 8 न्यूटन के साथ बना रहा है। इसलिए चलते हैं ऑप्शंस को ढूंढते हैं फटाफट से। यस, इसका मतलब मेरा मानना ये है कि इसका ऑप्शन 2 क्या होगा? करेक्ट होगा। क्लियर है? हाँ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में गिवन है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। आपको गिवन है 0.02 जूल। स्पीड आपको फाइंड आउट करनी है पेंडुलम के लिए, और बॉब के लिए मास आपको गिवन है। ठीक है, टोटल एनर्जी हम जानते हैं, एनर्जी टोटल जो है वो हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर की इक्वल होती है।
और इसकी वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में 0.02 जूल आपको वैल्यू गिवन है। ठीक है, अब यहाँ से हम वैल्यू फाइंड आउट करें तो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0.022 डिवाइड बाय मास में नीचे ले लूँगा। ठीक है, और मुझे ओमेगा ए वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो इसे लिख देंगे हम यहाँ पर 0.02 इंटू 2 और मास की वैल्यू आपको गिवन है, मास दे रखा है 20 ग्राम, तो 20 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो 1.41 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा बेटा सेकेंड क्वेश्चन आ जाएगा, सेकेंड आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है आपको यहाँ पर बॉक्स ऑफ मास दे रखा है 15 kg और ये एक आपका स्टेशनरी ट्रॉली पर रखा हुआ है। ठीक है, और आपको बताना है इसमें कि मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना हो सकता है। तो हमें पता है कि इन दोनों के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एम जी ग्रेटर देन एंड इक्वल ए एम ए के इक्वल हो सकती है। तो यहाँ से m तो कैंसिल आउट हो जाएगा और a की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे तो a लेस देन एंड इक्वल म्यू एम जी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन अगर लिखते हैं तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आप लिखोगे तो एक्सेलरेशन म्यू की वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में 0.12 है और यहाँ पर जो है g की वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है, कितनी है 10 है। तो आंसर जो आएगा आपका 1.2 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन जो है वो फर्स्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पर आपको बोला गया स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज टेकन एज यूनिटी। हम इसकी वैल्यू को यूनिट मान के चल रहे हैं और आपको बोला गया है कि जो है लाइट को 6 मिनट 40 सेकेंड लगते हैं सन से अर्थ तक आने में। तो उस कंडीशन में आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करके बतानी है। डिस्टेंस का सिंपल फॉर्मूला, डिस्टेंस लिखनी है आपको तो स्पीड इंटू टाइम लिख देना है। ठीक है, टाइम की अगर बात करें तो टाइम आपको गिवन है 6 मिनट 40 सेकेंड। तो हम इसको लिख सकते हैं 6 मिनट को लिख सकते हैं 3600 सेकेंड प्लस 40 सेकेंड। तो ये टोटल बन जाएगा यहाँ पर 400 सेकेंड हो जाएगा। और अगर आप ये वैल्यू पुट कर देंगे तो स्पीड ऑफ लाइट तो आपको यूनिट माननी है, टाइम आपको गिवन है 400 दे रखा है, तो इसका आंसर जो आ जाएगा आपका 400 यूनिट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में एक सर्किट बना हुआ है और ये आपका हाफ वेव रेक्टिफायर बना हुआ है। तो उस कंडीशन में आपको बोला है यहाँ पर वोल्टेज अपेयरिंग अक्रॉस डायोड, डायोड के अक्रॉस आपको बताना है। तो उस कंडीशन में यहाँ पर डायोड के अक्रॉस बताओगे तो इन दोनों पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंस जो बनेगा, फर्स्ट हो ही नहीं सकता, सेकंड नहीं है। यहाँ पर जो है हाफ वेव जो है वो तो इसमें से पास हो जाएगी और हाफ पास नहीं होगी, तो इसका आंसर हम देंगे सेकंड वाला आंसर, ये वाला। हाँ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है आपको यहाँ पर सबमरीन दे रखी है और आपको जो है प्रेशर दे रखा है, उसके ऊपर 100 ATM का प्रेशर है और आपको जो है उसकी डेप्थ पता करनी है कि किस डेप्थ पर होगा। ठीक है, तो P इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है अपना P0 प्लस रो जी एच के इक्वल। ठीक है, यहाँ वैल्यू दे रखी है आपको 100 इंटू 10⁻⁵। यहाँ लिखोगे आप 1 इंटू 10⁻⁵ प्लस रो जी एच के इक्वल होगा। इसे आप शिफ्ट करेंगे तो आपको मिलेगा रो जी एच इक्वल्स टू 99 इंटू 10⁻⁵। और आप h की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो 99 इंटू 10⁻⁵ डिवाइड बाय रो की वैल्यू गिवन है आपको, रो दे रखा है आपको 1000 है और g की वैल्यू 10 गिवन है। इसे आप कैंसिल आउट करेंगे तो आंसर आपका 990 मीटर इसकी डेप्थ आ जाएगी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पता है Q इक्वल्स टू हम लिखते हैं यहाँ पर du प्लस वर्क डन के इक्वल होता है। इसे आप डिफरेंशिएट करते हैं तो dq अपॉन dt इक्वल्स टू du अपॉन dt प्लस dw अपॉन dt के इक्वल हो सकता है। हमें यहाँ पर क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है एनर्जी का। ठीक है, इंटरनल एनर्जी की अगर बात करते हैं तो du अपॉन dt इक्वल्स टू
डी क्यू बाई डी टी माइनस डी डब्ल्यू अपॉन डी टी आप लिख देंगे। डी क्यू अपॉन डी टी क्वेश्चन में आपको गिवन था 100 है, और डी डब्ल्यू अपॉन डी टी की वैल्यू भी आपको गिवन है, वो दे रखी है 75। 75 इसमें से माइनस करेंगे तो आंसर मिलेगा आपको 25 वॉट जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। ये आपका एनर्जी को मैंने यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो ये आपका जो है पावर बन गई, तो ये आपका 25 वॉट जो है पावर इसका आंसर हो जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन इसमें आ जाएगा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, कॉइल दे रखी है सर्कुलर कॉइल, उसके लिए आपको नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है 100, रेडियस गिवन है आपको, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, और आपको यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है m इक्वल्स टू एन आई ए के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे नंबर ऑफ टर्न्स पता है, एरिया पता कर सकते हैं, पर मुझे करंट की वैल्यू पता नहीं है। तो करंट पता करने के लिए हम सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लिखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड होता है एन म्यू नॉट आई बाई 2r। ठीक है, यहाँ से करंट फाइंड आउट कर देंगे, तो करंट की जो वैल्यू मिलेगी हो जाएगी आपकी b इंटू 2r अपॉन n इंटू म्यू नॉट के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम वैल्यू लिखते हैं, तो करंट आएगा सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड आपको दे रखा है 3.14 इंटू 10 टू पावर -3 इंटू 2, रेडियस गिवन है आपको 5 सेंटीमीटर, 5 इंटू 10 टू पावर -2 डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्न्स आपको दे रखे हैं 100 है। ठीक है, और म्यू की वैल्यू आप लिख दोगे तो म्यू होता है 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7। ठीक है, ये वैल्यू आपने पुट कर दी। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो उस कंडीशन में आंसर में डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2.5 एम्पियर आ जाएगा। और जब आप 2.5 एम्पियर इस वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे तो m इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्न्स 100, करंट की वैल्यू 2.5 इंटू एरिया आप लिखेंगे, तो यहाँ पर रेडियस दे रखी है, एरिया लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा पाई, और रेडियस 5 इंटू 10 टू पावर -2 का आप स्क्वायर करके लिख देंगे, तो उस कंडीशन में जो आंसर आएगा वो अप्रॉक्स 2 एम्पियर इसका 2 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है यहाँ पर मोनोक्रोमेटिक लाइट है। मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए आपको वेवलेंथ गिवन है लैम्डा, और सबसे पहले बोला गया पाथ डिफरेंस की वैल्यू अगर लैम्डा है तो उस कंडीशन में जो है वो इंटेंसिटी जो हमें मिल रही है उसकी वैल्यू k है। तो आपसे बोला गया है कि जब पाथ डिफरेंस की वैल्यू λ/3 कर दी जाए तो उस कंडीशन में जो है वो इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी होगी। इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिखते हैं हम I इक्वल्स टू आई मैक्सिमम कॉस स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2 के इक्वल। ठीक है, अब देखो इधर ध्यान से, मैंने लिखा है यहाँ पर I1 अपॉन I2 इक्वल्स टू आई मैक्सिमम कॉस स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2 डिवाइड बाय आई मैक्सिमम कॉस स्क्वायर डेल्टा फाई डैश बाई 2, यहाँ लिख देता हूँ। आई मैक्सिमम कैंसिल हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट टाइम जो आपका यहाँ पर पाथ डिफरेंस से हम फेज डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। तो लैम्डा का अगर यहाँ पर आपको दे रखी है वैल्यू, तो डेल्टा एक्स अपॉन लैम्डा हम जानते हैं यहाँ पर वैल्यू किसके इक्वल होती है, तो ये होगा आपका डेल्टा फाई बाई 2 पाई के इक्वल। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू अगर लिख देता हूँ एक लैम्डा, तो लैम्डा अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू मिलेगा मुझे डेल्टा फाई बाई 2 पाई। तो स्टार्टिंग में तो फेज डिफरेंस की वैल्यू 2 पाई है। ठीक है, तो हम यहाँ पर पुट करेंगे 2 पाई बाई 2, तो पाई आ जाएगा। सेकेंड टाइम अगर बात करें तो उस कंडीशन में आपको पाथ डिफरेंस दे रखा है λ/3, तो यहाँ x की जगह पुट करेंगे हम λ/3, तो λ/3 लैम्डा इक्वल्स टू डेल्टा फाई अपॉन 2 पाई। तो उस कंडीशन में मुझे वैल्यू मिलती है डेल्टा फाई इक्वल्स टू 2 पाई बाई 3। 2 पाई बाई 3 हम बोल सकते हैं 120 डिग्री है। तो आप जब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो उस कंडीशन में I1 अपॉन I2 इक्वल्स टू, यहाँ लिखेंगे आप यहाँ पर 2 पाई बाई 2 पाई, इसका स्क्वायर लिखोगे तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पर लिखोगे आपने 120 डिवाइड बाई 260, कॉस 60 का आप स्क्वायर करेंगे तो उस कंडीशन में
1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा। आंसर जो है वो 4:1 आ जाएगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको वैल्यू गिवन थी, I1 की वैल्यू गिवन है, ये K है, I2 मुझे फाइंड आउट करना है, इक्वल्स टू 4/1 है। इसका मतलब I2 जो होगा वो आपका K/4 के इक्वल आ जाएगा। तो इसमें हम ऑप्शन देंगे, थर्ड ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसमें एक सर्किट बना हुआ है। सर्किट में आप देखो बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो ये जब डायोड लगा हुआ है, ये रिवर्स बायस में, तो इसमें से तो करंट फ्लो नहीं होगा। इसी तरीके से ये भी रिवर्स बायस में, इसमें से भी करंट फ्लो नहीं होगा। इन दोनों में से करंट का फ्लो होगा। तो आप देखें यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है 4 ओम और 2 ओम, ये दोनों लगे हुए हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल में आप इनको ऐड करेंगे तो मल्टीप्लीकेशन अपॉन एडिशन 8/6 ये रेजिस्टेंस आ जाएगा ओम में। ठीक है, और मुझे यहाँ पर फाइंड आउट करना है करंट। तो करंट I इक्वल्स टू लिखूंगा तो ये होगा वोल्टेज 10 वोल्ट डिवाइड बाय 8/6। मैं ऊपर लिख देता हूँ, इसे कैंसिल आउट करूँगा तो 4, ये होगा 3, इसे कैंसिल करते हैं तो ये हो जाएगा 5 और 2। आंसर होगा आपका 15/2 एम्पियर का करंट जो है वो इसमें फ्लो करेगा। ऑप्शन जो है वो इसका थर्ड हो जाएगा। ठीक है, अब ये भी हमने इसकी एक अलग से जो है वो रील भी बनाई है। आप देखें इधर ध्यान से कि सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं। तो उस कंडीशन में इस तरफ जो है वो F1 होता है और ये जो है वो F2 है। ठीक है, तो यहाँ से अगर रेज आती है तो 100% ये रेज जो है वो इस तरीके से कन्वर्ज हो जाती है और ये प्राइमरी हमारा जो है प्रिंसिपल फोकस है। ठीक है, जिसे हम F2 बोलते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन में लेंस दे रखा है आपको कॉनकेव। ये अगर कॉनकेव लेंस है और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर रेज आती है तो ये डाइवर्ज हो जाती है। ठीक है, कॉनकेव लेंस के लिए इस तरफ जो है वो आपका F2 होता है और इस तरफ जो है वो आपका F1 है। ठीक है, तो यहां पर अगर इन रेज को मैं आगे बढ़ाता हूं तो ये मुझे यहां से आती हुई लगती है। ठीक है, अब इनके अगर ऑप्शन की बात करें तो इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। सेकेंड ऑप्शन में लिखा हुआ है appears टू डाइवर्स फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। तो ये आपका फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस नहीं है, ये आपका जो है यहाँ पर प्रिंसिपल फोकस तो है पर ये सेकेंडरी प्रिंसिपल फोकस है। इस वजह से ये वाला ऑप्शन नहीं है, बाकी तो ऑप्शन कोई करेक्ट ही नहीं है। तो हो सकता है ये क्वेश्चन आपका बोनस हो जाए। ठीक है, या फिर अगर जो इसमें मोर करेक्ट आंसर अभी मैं आपको बता दूं तो ये वर्ड नहीं होना चाहिए। अगर फर्स्ट वर्ड नहीं लिखा हुआ है तो फिर उस कंडीशन में हम आंसर दे सकते हैं सेकेंड वाला, और वैसे ये क्वेश्चन जो है वो आपका बोनस क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, ठीक है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन नंबर 16 है। यहाँ से देखना चालू करें तो हमें दिया हुआ है कि गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस 100 ओम गिव्स फुल डिफ्लेक्शन फॉर करंट ऑफ 1 मिली एम्पियर। इट इज़ कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर ऑफ रेंज। सो स्केल डिफ्लेक्शन फॉर करंट दे रखा है तो संट रिक्वायर्ड है, मतलब हमें एस की वैल्यू कैलकुलेट करना है, और रेंज दिया हुआ है मतलब आई की मैक्सिमम वैल्यू ले लेंगे। तो आई की मैक्सिमम वैल्यू 10 एम्पियर हो गई। इसके बाद हमें गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस भी दिया है, तो हम गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को हम संट रेजिस्टेंस जो है गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हमें दिया हुआ है। सो गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को हम जी से लिख लेते हैं। तो जी की हमें वैल्यू दे रखा है कितना, 100 ओम दे रखा है, और इसके बाद संट की वैल्यू जो है पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, जैसे हमें बहुत ही सिंपल सा है कि हमें गैल्वेनोमीटर को एमीटर में चेंज करना है। तो हमें पता है कि जो संट के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वही जो है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस संट वाला, और पोटेंशियल डिफरेंस जो है गैल्वेनोमीटर का दोनों का इक्वल कर देंगे। तो हम यहाँ पर कैसे करेंगे, आई जी इंटू जी इज इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू एस। ये डायरेक्टली वैसे तो याद रहता है, नहीं तो फिर डायग्राम बना कर सकते हैं। तो आई जी इंटू जी, और यहाँ पर हो जाएगा आई माइनस आई जी। अब बेटा आपने को सब वैल्यू दे रखा है तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। आई जी दिया हुआ है फुल डिफ्लेक्शन करंट, सो यहाँ आप चाहें तो आई जी लिख सकते हैं पहले से, और मिली एम्पियर में दिया हुआ है 1 मिली एम्पियर, ध्यान रखेंगे। तो 10 टू द पावर -3 एम्पियर हो गया। सो वैल्यू पुट कर दिया जाए तो दिस इज 10 टू द पावर -3, और वो जी दिया है 100, तो ये 100 कर दिया।
यहाँ पर I माइनस आई जी है, तो देखो ये 10 एम्पियर है और ये निगलेक्ट ही हो जाएगा, आप ही लिख लेते हैं बट आप इसे निगलेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ हो गया 10 टू द पावर -3 इंटू 100 डिवाइड बाई 10, ये काट दिया। सो यहाँ से आ जाएगा 0.01 ओम। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो हो गया ऑप्शन नंबर 4। एकदम इजी था, कुछ भी नहीं करना था इसमें। जो हमने संट ले रखा उसका पोटेंशियल डिफरेंस और गैल्वेनोमीटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को इक्वल कर देना है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है कि इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम द एनर्जी ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन। तो बोला है कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब ये n = 2 है बेटा, है ना, n = 2 है। तो n = 2 में आपने एनर्जी दे रहा है, कोई मतलब ही नहीं है, अब दे रखा है वैसे हमें यहाँ से ही पता चल जाएगा क्योंकि एनर्जी -3.4 दिया हुआ है, तो ये सेकंड ऑर्बिट की हो सकती है। क्लियर है। द रेडियल डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द हाइड्रोजन न्यूक्लियस इन दिस केस इज अप्रॉक्सीमेटली, तो मतलब अपने को रेडियस निकालना है R2। तो हमें पता है कि हम लोग जो है nth रेडियस किसके इक्वल कर देते हैं, n² इंटू R1 के इक्वल कर दें। n की वैल्यू 4 है तो ये 4 R1 की इक्वल हो जाएगी। अब आप जो है R2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो 4 टाइम्स और यहाँ 0.539 या 0.52 जो भी आपको लिखना है 0.53 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आप वैसे भी देख सकते हैं कि 2.1 के आसपास आ जाएगा। सो 2.1 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर। सो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो गया। तो प्यारे बच्चों देख रहे हैं कि एकदम इजी से था, कोई दिक्कत नहीं थी। इसमें दे रखा है कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की जो एनर्जी है वो कितनी है, -3.4 है। तो वैसे भी नहीं भी लिखा रहता, केवल इतना बता देता कि एनर्जी -3.4 है, तो भी हमें क्लियर ही दिख रहा है कि वो सेकंड ऑर्बिट में है, तो n की वैल्यू 2 हो गई। वहाँ से फिर हम रेडियस की वैल्यू लिख लेंगे। रेडियस हमें याद ही होता है फर्स्ट बोर ऑर्बिट की कितनी होगी, तो डायरेक्टली उसको 4 टाइम्स करके आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू रेज अ मास m फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू हाइट इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ विंड। हाँ, तो ये ग्रेविटेशन का बहुत जो है छोटा सा डायरेक्ट क्वेश्चन होता है। तो h की वैल्यू दिया हुआ है, हाइट इक्वल टू। अब आप यहाँ पर वर्क डन की वैल्यू निकालना चाहते तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के डायरेक्ट फार्मूला लिख सकते हैं mgh 1 + h/r। तो देखिए काफ़ी इजीली हो गया ये। सो यहाँ पर mg इंटू r हो गया और ये 1 + r/r हो गया। सो अब जब इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा mgr डिवाइड बाई 2। ऑप्शन टेली कर सकते हैं कहाँ पर है, सो दिस इज ऑप्शन नंबर 4, mgr/2 आपका आंसर आ जाएगा। सो अब बोला है कि एन ऐसी सर्किट कंटेन्स अ रेजिस्टेंस ऑफ 1 किलो ओम। ठीक है बेटा, लिखा हुआ है तो आप एग्जाम में लिखते चले जाइए कि 1 किलो ओम है, आप चाहें तो 10 टू द पावर 3 ओम लिख सकते हैं। और एक कैपेसिटर दिया हुआ है तो इसको डायरेक्टली ही लिख लेंगे, 0.1 इंटू 10 टू द पावर -6 फैरेड दिया हुआ है। इसके बाद इंडक्टर भी दे रखा है तो L की वैल्यू लिख लेते हैं, जो दिया हुआ पढ़ते जाइए, लिखते चले जाइए उसको। इसके बाद क्या बोला है, कनेक्टेड इन सीरीज रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी पूछा था, बहुत ही आसान सा है। F = 1/2 पाई रूट LC, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। सो 1/2 पाई √LC है, तो आप यहाँ पर 1/√LC, तो L और C की आप वैल्यू देख लीजिए कितना है। L की वैल्यू थी हमारे पास कितनी, 1 मिली हेनरी 10 टू द पावर -3, और ये दिया है 0.1, तो ये हो गया 10 टू द पावर -10 ही हो गया। तो आप देखिए कितना हो गया, ये -10 तो 5 हो जाएगा। अब हमारे जो ऑप्शन है देखो किलो और एक ये किलो है, सभी जो है ऑप्शन इसमें किलो ओम में दे रखे हैं। इसका मतलब कि ये ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर 5 हो जाएगा। तो मैं एक और लिख देता हूँ, 1/25 इंटू आप देखिए 10 टू द पावर 5, ये हर्ट्स में आ गया। किलो में है तो आप इसको चेंज कर लीजिए, तो 100 डिवाइड बाई 2 पाई हो गया, और ये इंटू 10 टू द पावर 3 हर्ट्स हो गया। तो ये तो किलो हर्ट्स में ही अब्जॉर्ब हो जाएगा। तो आपको जो आंसर लिखना है वो 100/2 पाई का करना है। तो आप चाहें तो अप्रॉक्सीमेशन से जल्दी कर सकते हैं, है ना, और ये 2 इंटू 3.14 हो गया। तो आप वैसे भी चेक कर सकते हैं, तो ये जो है ये वाला लगभग आंसर आ जाएगा। सो हमारे पास जो है वैल्यू है 15.9 किलो हर्ट्स। सो ऐसा भी कोई ये बहुत मुश्किल सा नहीं था। हाँ, थोड़ा कैलकुलेशन ज़रूर हो सकते हैं, एग्ज़ाम में टाइम नहीं है तो आप आसपास का देख सकते हैं, इसको 3 मान के भी कर सकते हैं, 6 हो जाएगा। 100/6 की जो
वैल्यू है वो 16 के आसपास वाला आंसर ले सकते हैं। सो आप काट सकते हैं, ये 20 है, ये हट ही गया, ये 10 काफ़ी कम है, तो 16 के आसपास वाला आंसर कौन सा है, 15.9। तो कोई एक्चुअल डिराइव करने की ज़रूरत नहीं है कि पूरा ही डिवीजन अपने को करना है, आसपास भी हम अप्रोक्सीमेशन देख सकते हैं। सो इसका ऑप्शन जो है सेकंड हो गया। नेक्स्ट है कंसीडर टू अनचार्ज कैपेसिटर ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस। सो आप देखो बेटा, हमें जो है दिया हुआ C की वैल्यू 200 पिको फैरड है, तो आप यहीं से लिख लो 10 टू द पावर -12 फैरड लिख दिया। इसके बाद वन ऑफ दम इज चार्ज बाई 100 वोल्ट, तो हम एक को हमने जो है 100 वोल्ट से चार्ज कर दिया, ये लगा दिया। इसके बाद सप्लाई एंड डिसकनेक्टेड। नाउ दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द अनचार्ज कैपेसिटर। देखो बड़ा स्टैंडर्ड से क्वेश्चन है, कई बार आ रखा है। पहले आप एक कैपेसिटर को चार्ज करते हैं, एनर्जी स्टोर हो गई ½ CV², बैटरी हटा दिया, उसको दोबारा एक नए कैपेसिटर से कनेक्ट करते हैं। देखो जब इक्वल आइडेंटिकल है तो उन्हें पोटेंशियल तो आधा आधा हो जाएगा, तो आधी एनर्जी तो उनकी लॉस हो जाएगी। तो यदि आप जो है डायरेक्टली लगाना चाहें तो डेल्टा U इज इक्वल टू लॉस इन एनर्जी, सीधा सीधा 1/4 CV² आ जाएगा। तो 1/4 C की वैल्यू है हमारे पास 200 इंटू 10 टू द पावर -12 है, और V की वैल्यू 100 दी है, तो 100 का ये स्क्वायर हो गया। अब आप इससे सॉल्व कर लें बेटा, तो 1/4 हो गया इंटू 10 टू द पावर -10 हो गया, और ये 10 टू द पावर 4 हो गया। अब आप जरा देख लीजिए, जूल है, ये 8 बना उठे, काट देंगे, जूल में तो आ नहीं रहा, पावर -6 में है, तो ये इन दोनों में से कोई हो सकता है। आप इसे यहाँ पर ये 2 की वैल्यू नहीं लिखा मैंने, तो 2 है, तो बेसिकली 0.5 आ गया। तो आप देखो यहीं से हमारा सॉल्व हो गया कि हमें पूरा सॉल्व भी नहीं करना पड़ रहा है, इजीली हमारा आ जा रहा था। 0.5 इंटू 10 टू द पावर -6 जूल आ गया। तो वैसे हम एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं, इसमें दो आंसर तो बहुत इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। जूल में आ रहे भी, जूल में आते, दोनों हो नहीं सकते। अब ये यहाँ 1 है, वहाँ 0.5 है, तो आपको तो साफ साफ दिख रहा है कि 1/4 इंटू 2 है, तो आना तो 0.5 ही है। तो हम जो है ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि उनमें गैप बहुत ज़्यादा है। आप 4 में से 2 तो आप तुरंत ही आंसर सेलेक्ट कर सकते थे, तो ये वाला भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 0.5 इंटू 10 टू पावर -6। इजी कैटेगरी में ही क्वेश्चन डाला जा सकता है, डायरेक्टली फार्मूले बेस्ड ही होता है। ½ CV का स्टोर किया, इसके बाद जो है जब उन्हें हम कनेक्ट करेंगे तो B/2 हो जाएगा। यदि आप दोनों की एनर्जी ऐड करके माइनस करेंगे तो भी वो 1/4 CV² ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में रे ऑफ इसमें क्या बोला, रे ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज पासिंग थ्रू इक्विलैटरल प्रिज्म ABC दे रखा है, सोन इन द फिगर, द रिफ्रैक्टेड रे QR इज पैरेलल। देखो ये बड़ी बात बोला है, तो बेस के पैरेलल कब जाएगी प्रिज्म से, जब मिनिमम डेविएशन कंडीशन में होगा, तो इधर का इंसिडेंस एंगल, उधर का जो इमर्जेंस एंगल होता है, दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी। ये एक चीज़ हो गई। और एंगल ऑफ इंसिडेंस अपने को दे रखा है, सो हमें I की वैल्यू कितनी दे रखा है, 50 दे रखा है। अब बोला देन द एंगल ऑफ डेविएशन, तो बहुत आसानी से कहते हैं डेल्टा इज इक्वल टू कितना, I प्लस ही माइनस ए, मिनिमम डेविएशन दोनों इक्वल होते हैं, तो 2I कर दिया जाए तो 2I माइनस ए हो जाएगा। और यहाँ 2I की वैल्यू हमें 50 दे रखा है, और A क्वेश्चन में यहाँ लिख रखा है, तो हम यहाँ 60 कर लेंगे। सो दिस इज 100 माइनस 60, दिस विल बी इज इक्वल टू 40। तो हमारी जो वैल्यू है वो 40 के इक्वल हो जाएगी। इसका ऑप्शन नंबर 2 हो गया। ये भी इसी कैटेगरी क्वेश्चन ही है, डायरेक्टली फार्मूला बेस से, बस इसमें ध्यान रखना है कि चूंकि बेस के पैरेलल जा रही है तो मिनिमम डेविएशन कंडीशन होगी, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो एंगल ऑफ इमर्जेंस के इक्वल होगा। डेल्टा का जनरल फार्मूला होता है डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस ई माइनस ए, और I और I इक्वल ही दे रखा है, तो डायरेक्टली आप एग्जाम में सीधा स्टार्ट कर सकते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू 2I माइनस ए, I दिया है, A दिया है, और अपना आंसर। नेक्स्ट दे रखा है इन मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट द पोजीशन ऑफ द सेल। ठीक है, बोल रहा है कि हमने मीटर ब्रिज में जैसे मान लेते एक्सपेरिमेंट करें तो बनता तो व्हीटस्टोन ब्रिज है। अब व्हीटस्टोन ब्रिज में यदि आप सेल का और जो है गैल्वेनोमीटर का पोजीशन चेंज कर देते तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन इसमें क्या किया कि चेंज कर दिया और यहाँ जोकी लगा रखा। अभी जोकी बता नहीं रहा कि पहले कहाँ पर हमने लगा रखा था, कि पहले जिस समय जोकी लगा हुआ है उस समय वो जो है हमें नल पॉइंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, पहले से बताया नहीं है, तो इसलिए कोई डेफिनेट आंसर नहीं ले सकते। वो बोला कि ओनली द लेफ्ट साइड डिफ्लेक्शन, ये हो नहीं सकता है। बोथ राइट साइडेड एंड लेफ्ट साइडेड डिफ्लेक्शन एट बैलेंस पॉइंट नो डिफ्लेक्शन, ये एकदम पॉसिबिलिटी है इस क्वेश्चन आंसर की। ओनली द राइट साइड ओनली वाले सारे छोड़ देंगे, देयर विल बी नो डिफ्लेक्शन, ये भी गलत है। तो ये सिंपल सा कॉमन सेंस बेस्ड छोटा सा क्वेश्चन था, इसे हम डायरेक्टली कर सकते हैं। थ्योरेटिकल ये इजी क्वेश्चन की कैटेगरी।
इसके बाद है ए फ्लास्क कंटेन्स आर्गन एंड क्लोरीन इन द रेशियो 2:1 बाई मास रेशियो दिया हुआ है। द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज 27 डिग्री सेल्सियस। द रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर स्पीड, तो मेनली तो अपने को रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकालना है, तो अंडर रूट आप जो है 3RT/m कर सकते हैं। 3kT/m भी लगा सकते हैं, लेकिन उससे मॉलिक्यूल का चूँकि मास नहीं दिया हुआ है इसलिए हम उस पर लगाना नहीं चाहते। वैसे तो उन्होंने रेशियो दे रखा है यहाँ, लेकिन वो गैस का मास दे रखा है इसलिए हम उसे नहीं लगाएंगे RT/m। अब क्या बोल रहा है कि चलिए भैया इनका VRMS निकाले, तो आर्गन को ऊपर रखना है, क्लोरीन को नीचे लिखना है। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, RMS ऑफ आर्गन डिवाइड बाई यहाँ पर क्लोरीन है। अब यहाँ पर नीचे है, सो यहाँ पर ये क्लोरीन के लिए लिख देंगे और यहाँ पर आर्गन। क्लोरीन को भले उन्होंने सिंबल Cl लिख रखा है, लेकिन आप क्लोरीन गैस Cl2 लेंगे, वो उस पर डाउट नहीं हो, उन्होंने अपने आप ही लिख रखा है, तो आपको एक कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। क्लोरीन ऊपर लिख दिया 70 और यहाँ 40 कर दिया, तो कट गया ये, तो √7/2 आ गया। सो √7/2 ये सीधा सा आंसर है। तो ऐसे बता सकते हैं। तो बड़ा सिंपल सा KTG का क्वेश्चन है कि V = √3RT/m लगा दिया, दोनों का रेशियो पूछ रहा है, तो V2/V1 = √m1/m2 आ जाएगा, दोनों की वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट है कि दो स्टेटमेंट दिए हुए बेटा अपने को, व्हेन द फॉरवर्ड बायस वोल्टेज अक्रॉस अ PN जंक्शन डायोड इंक्रीजेज एबव अ सर्टेन थ्रेशोल्ड वोल्टेज द डायोड करंट इंक्रीजेज सिग्निफिकेंटली। एकदम करेक्ट बात बोल रहा है। ए वाला जो है ऑप्शन हमारा ट्रू हो गया। ट्रू फॉल्स में आप लिख लिया करोगे कौन सा ट्रू है कौन सा नहीं। ये स्टैंडर्ड सेमीकंडक्टर में होता है कि भाई आप वोल्टेज बढ़ाते रहते, जब तक उसका नी वोल्टेज नहीं आता तब तक तो बहुत ही नेग्लिजिबल करंट बढ़ती है, नी वोल्टेज आते ही करंट जो है डायरेक्टली एक्सपोनेंशियली बढ़ जाती है। तो ये एकदम स्टेटमेंट सही हो गया। आगे बोला द करंट इज कॉल्ड रिवर्स बायस करंट, तो ये करंट रिवर्स बायस नहीं है ना। रिवर्स बायस करंट तो रिवर्स बायस भी हो सकती है, ये वाली नहीं है यहाँ पर, तो हम ये वाली ले लिया। इसके बाद ये फॉल्स ही हो गया, तो हमारा जो V वाला है वो तो फॉल्स ही हो गया। तो A ट्रू एंड B फॉल्स, तो स्टेटमेंट A इज ट्रू बट स्टेटमेंट B इज फॉल्स, पहला वाला हो गया। बूथ स्टेटमेंट ट्रू, ठीक है, जब आ ही गया पहला तो हमें जो है आगे देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये फॉर ट्रबलिंग वेव दे रखा है, हमें एक वेव दे रहा है, फिर x आवर इन सेंटीमीटर एंड 3 सेकंड। द फेज डिफरेंस 2 पॉइंट के बीच में पूछ रहा है, 5 डिफरेंस दिया हुआ है। ये तो बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन हो गया। 0.5 मीटर हो गया। अब फेज डिफरेंस अपने चेक कर लेते हैं इसके। तो फेज डिफरेंस इक्वल टू, आप यहाँ से देखो ध्यान से पढ़ना है अपने को, 2π कहाँ दे रखा है, बाहर दे रखा है। तो y = a cos ωt - kx, तो k की वैल्यू लिख लेते हैं। अब k की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, k की वैल्यू हो जाएगी 2π अंदर गया इंटू 0.008 ले लिया। अब इन क्वेश्चन को करने के पहले ये जरूर ध्यान रखते हैं हम यूनिट्स क्या हैं, तो आप जरा पढ़ो जरा x एंड y आर इन सेंटीमीटर और ये मीटर में दिया है, तो ये जरूर अपने को ध्यान रखना है। तो k की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पर चूंकि ये सेंटीमीटर में है तो ये 2π/λ 1 सेंटीमीटर वाली यूनिट है, आप इसका जरूर ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर हमें पता है कि फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस होता है ना। सो यहाँ लिख लिया, और यही k होता है। तो बेसिकली k इंटू ΔX आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो फेज डिफरेंस पूछ रहा है आपसे, तो k की वैल्यू लिख दो बेटा यहाँ से, 2π हो गई इंटू 0.008 हो गया, और ये मीटर में दिया हुआ है तो सेंटीमीटर में चेंज कर लो, तो 0.5 इंटू 10⁻²⁴ हो गया। सो ΔΦ की इस तरीके से आपकी वैल्यू जो है वो 0.85 रेडियन आ जाएगी। तो आप ऐसे देख लेना सॉल्व करके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 0.85 हो गया, तो इसका आंसर जो हमारा 0.85 फर्स्ट वाला आ जाएगा। तो हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 26 नीट 2026। इसमें बोला है अ रेक्टेंगुलर वायर लूप ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर विथ अ स्मॉल कट इज मूविंग आउट ऑफ द रीजन इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड of 0.3 Tesla directed normal to the plane of the loop. The EMF developed across the cut if velocity of loop is 2 centimeter per second in a direction normal to the shorter side. बढ़िया. तो कहानी कुछ ऐसी है कि हमारे पास एक लूप है. इस लूप में जो एक साइड है वो 3 सेंटीमीटर की है और जो दूसरी साइड है वो 8 सेंटीमीटर की है.
यहाँ पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड के बाहर हम इसको इस तरफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से चला रहे हैं। अब 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से अगर हम इसको इस तरफ लेकर जा रहे हैं, यानी कि इसको लिख सकते हैं 2 × 10⁻⁻2 मीटर पर सेकेंड। तो ये वाली लेंथ ही कंसीडरेबल होगी। इस लूप में एक कट भी है। कट नहीं होता तो करंट इंड्यूस होता, कट है तो सिर्फ ईएमएफ इंड्यूस होगा, क्योंकि हम इसको इस मैग्नेटिक फील्ड के बाहर खींच रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास है 0.3 टेस्ला। बढ़िया। तो हमारे लिए जो कंसीडरेबल साइड होगी वो ये वाली साइड होगी। तो L की वैल्यू हो गई हमारे पास 3 × 10⁻⁻2 मीटर। इसलिए E बराबर हमको लिखना होगा BLV। B मतलब 0.3, L मतलब 3 × 10⁻⁻2 और V मतलब 2 × 10⁻⁻2। तो इसलिए ये हो गया हमारे पास 1.8 × 10⁻⁻4 विच इज ऑप्शन नंबर 4। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 रीड कर लेते हैं एक बार। इसमें लिखा हुआ है अ थिन वायर ऑफ लेंथ L एंड लीनियर मास डेंसिटी M। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, बच्चों ने इसमें गड़बड़ की है क्योंकि उन्होंने लीनियर मास डेंसिटी वर्ड नहीं पढ़ा। अब अगर आप लीनियर मास डेंसिटी वर्ड पढ़ लेंगे तो बहुत सारे बच्चों ने ये गड़बड़ की है कि उन्होंने ml² वाला देख के इन सबको तो हटा ही दिया कि भाई आंसर तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है तो ml² वाला ही आएगा। यहाँ पे इन्होंने गड़बड़ क्या की है, इन्होंने लीनियर मास डेंसिटी कितनी दे दी है, यहाँ पे m दे दी है, यानी कि यूनिट लेंथ का जो मास है वो m दिया हुआ है। इसलिए इस रिंग का टोटल मास कितना हो गया, वो हो गया m × रिंग की लेंथ। ये इसका टोटल मास हो गया। अब इनको यहां से जाने वाली एक्सिस होती है डायमीट्रिकल एक्सिस, और ये इस डायमीट्रिकल एक्सिस के पैरेलल कोई एक्सिस है टेंजेंशियल एक्सिस। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, जो कि हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम से निकालना जानते हैं कि वो होता है 3/2 mr²। अब यहाँ पर रखने के लिए हमें एक तो मास की वैल्यू चाहिए जो कि स्मॉल m नहीं होगा, टोटल मास होगा इसका, और इसकी रेडियस चाहिए हमें लूप की, जो कि हमें गिवन नहीं है। लूप का रेडियस कैसे निकालेंगे कि ये जो लूप है इसकी टोटल लेंथ L है, तो इसको हम 2πr से इक्वेट कर देंगे तो हमारे पास r बराबर हो जाएगा L/2π। ये सारा डेटा हम यहाँ पे रखने वाले हैं। एक तो हम m की वैल्यू रखने वाले हैं, तो ये हो गया हमारे पास 3/2। चलो m की वैल्यू डाल देते हैं, वो हो गई स्मॉल m × L, फिर r² यानी L/2π का होल स्क्वायर। इस तरह हमारे पास I की वैल्यू आ गई 3/2 m L³ / 4π²। तो ये हो गया 3 ml² ml³ / 8π²। ये हो गया ऑप्शन नंबर 4। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 28 नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें लिखा है अ रजिस्टर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ohm। इफ द करंट इन सर्किट इज 0.6 एम्पियर द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी इज। यहाँ पर क्या होता है, जब हम किसी बैटरी या सेल के साथ एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं तो इस समय EMF बड़ा होता है क्योंकि सेल अभी डिस्चार्ज हो रहा है, और TPD छोटा होता है तो V छोटा होता है, E बड़ा होता है। इस समय जो बेसिक फॉर्मूला वर्क करता है वो होता है V बराबर E - IR, जिसमें E इन्होंने लिख के दिया हुआ है 12 वोल्ट और I लिख के दिया हुआ है 0.6 एम्पियर और इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है 2 ohm। इस तरह हमारे पास ये हो जाएगा 12 - 1.2 यानी कि 10.8 वोल्ट। ये हमारे पास TPD आएगा, और TPD पूछा था उन्होंने, तो 10.8 वोल्ट जो कि फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो गया। क्लियर।
अगला है व्हेन अ रूलर फॉल्स वर्टिकली 5 डिफरेंट पर्सन्स कैच इट विद डिफरेंट रिएक्शन टाइम्स। देखिए एक रूलर है, वो ऐसे ऊपर से गिर रही है, उसे 4 लोग अलग अलग 5 लोग हैं जो अलग अलग टाइम में पकड़ लेते हैं। कोई जल्दी पकड़ लेता है, कोई देर में पकड़ता है। तो रूलर कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी ये बताना है। बेसिक फॉर्मूला जो हम लगा रहे हैं वो है हाफ GT²। अब जब रूलर गिरेगी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, S बराबर हाफ GT² लगा रहे हैं, G सबके लिए सेम है, तो S डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, T² के। इसका मतलब जिसका रिएक्शन टाइम कम होगा उसके लिए डिस्टेंस चलेगा कम, और जिसका रिएक्शन टाइम होगा ज़्यादा उसके लिए डिस्टेंस चलेगा ज़्यादा। तो हमको बताना है इसमें से कौन सा सही है। तो हम रिएक्शन टाइम के डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको जमा लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे तगड़ा जो टाइम है हमारे पास वो कौन सा है, तो सबसे तगड़ा टाइम है 0.22। वो किसके पास है, बी के पास। उससे कम 0.21, वो किसके पास है, ई के पास। उससे कम 0.21 0.20 वो किसके पास है, ए के पास। उसके बाद 0.19 वो किसके पास है, डी के पास। और सबसे कम किसके पास है, 0.18 सी के पास। यही इनकी रिएक्शन टाइम का डिसेंडिंग ऑर्डर है और यही डिस्टेंस कवर्ड का भी डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। इसलिए इसमें से देख लेते कौन सा ऑप्शन सही बैठेगा। तो आई गेस 4th ऑप्शन सही बैठ रहा है, तो इसलिए 4th विल बी द राइट आंसर। थर्टियथ क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखते हैं। द एंगुलर स्पीड ऑफ अ फ्लाई व्हील इज इंक्रीज फ्रॉम 600 RPM टू 1200 RPM। अब यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें ω1 निकालना है। ω1 होगा 2πf1 यानी 2π इंटू 600, लेकिन RPS चाहिए होता है, ये RPM दे रखा है, तो हम इसको जो है 60 से डिवाइड कर देते हैं, ये खत्म हो गया। तो इस तरह हमारे पास ω1 बराबर हो गया 20π। इसी तरह जब ω2 लिखेंगे तो उसमें 2πf2 लिखेंगे, f2 1200 डिवाइडेड बाय 60 होगा, इसलिए ये ख़त्म हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारे पास ω2 बराबर 40π। तो हमारे पास ω1 और ω2 की वैल्यू आ गई। मतलब अब ट्रू मीन्स में इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितनी थी और फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कितनी थी, ये हमारे पास आ चुका है। तो हमें इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी पता चल गई, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी पता चल गई। अब हम अल्फा निकाल लेते हैं। अल्फा होता है ω2 माइनस ω1 अपॉन टी। ω2 माइनस ω1 अपॉन टी, ω2 मतलब 40 पाई, ω1 20 पाई अपॉन टी बोले तो 10 सेकेंड्स। तो इस वजह से हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई 20 पाई अपॉन 10 यानी कि 2 पाई। अब हमारे पास अल्फा आ चुका है। हमें नंबर ऑफ साइकिल्स निकालना है, इतने समय में कितने हुए, इसलिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ा ω2² माइनस ω1² बराबर 2 अल्फा थीटा, यानी कि ω2² यानी 40 पाई का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर हो गया 1600 और ये हो गया पाई स्क्वायर। ω1 का स्क्वायर ये हो गया हमारे पास 20 का स्क्वायर यानी कि 400 पाई स्क्वायर बराबर 2 अल्फा हो गया हमारे पास 2 पाई और थीटा। ध्यान से देखेंगे तो इसमें से पाई तो कॉमन है, ये कुल मिलाकर हो गए हमारे पास 1200 पाई स्क्वायर। 1200 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई बराबर थीटा को क्या लिख सकते हैं, थीटा को लिख सकते हैं 2 पाई n, क्योंकि एक चक्कर जब लगाएंगे ना तो उसमें हम कितना एंगल घूमेंगे 2 पाई। अगर हमने सपोज n चक्कर लगाए होंगे तो हमने कितना एंगल रोटेट किया हुआ टोटल 2 पाई n। सो इसलिए अब यहाँ से पाई ख़त्म हो गया, ये हो गया हमारे पास 300 पाई बराबर 2 पाई n। पाई से पाई ख़त्म हो गया तो n बराबर हो गया हमारे पास 150 रोटेशंस। तो उस फ्लाई व्हील ने कितने रोटेशन कंप्लीट किए होंगे, तो उसने रोटेशन कंप्लीट किए होंगे 150। आई गेस क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि
हमें पहले से ही मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में पढ़ाया जाता है कि अगर हमारे पास एक सॉलिड कंडक्टर है जिसमें करंट जा रहा है तो उसके मैग्नेटिक फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। अंदर अंदर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेडियस होती है, सरफेस पर मैक्सिमम होती है, और बाहर जाने पर ये कब तक चल रहा है, ये तब तक चल रहा है जब आर की वैल्यू 0 से बड़ी और आर से छोटी है। एग्जैक्टली जब आर हो जाती है तो मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम हो जाता है, और जब आर रेडियस से बड़ा हो जाता है तो बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर के हिसाब से ग्राफ देता है। यानी फर्स्ट ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन और फिर हाइपरबोला। इन सब में यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है, ये हाइपरबोला आ रहा है, तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ये बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर का ग्राफ है और ये बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर का ग्राफ है। आई गेस क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और बताना है कि इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है, और ऑप्शन में चारों के बारे में ही बात की गई है तो एक एक करके चारों को ही पढ़ना पड़ेगा। बात किसके बारे में चल रही है? बात चल रही है न्यूक्लियस के बारे में। हमें पता है किसी भी न्यूक्लियस की रेडियस के लिए फॉर्मूला होता है R बराबर R0 A की पावर 1/3। ये न्यूक्लियस की रेडियस के लिए फॉर्मूला होता है R बराबर R0 A की पावर 1/3। अगर हम वॉल्यूम निकालना चाहें तो वॉल्यूम जो होता है वो होता है 4/3 पाई R क्यूब, इसलिए V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R क्यूब होगा। और अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे, सॉरी क्यूब करेंगे, तो ये प्रोपोर्शनल होगा A के, यानी वॉल्यूम प्रोपोर्शनल होने वाला है A के। अब एक एक करके हम पढ़ते हैं कि ऑप्शन में क्या लिखा है। पहले ऑप्शन में लिखा है द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू A की पावर 1/3। रेडियस की बोलता तो सही होती, ये तो गलत बात हो गई, तो A ऑप्शन गलत है, तो मतलब A जो है वो फॉल्स है। ठीक है, फिर बोल रहा है B में द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू A। भाई वो बात तो सही है, तो इसका मतलब B जो है वो ट्रू हो गया। ठीक है, अच्छी बात है। फिर बोल रहा है द डिफरेंस इन मास ऑफ एन एटम एंड इट्स न्यूक्लियस इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। नहीं, गलत बात है। न्यूक्लियस के मास और एटम के मास के अंतर को मास डिफेक्ट नहीं बोलते, है ना, तो इसलिए C जो है वो फॉल्स हो गया। फिर बोल रहा है द डिफरेंस ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियस एंड इट्स कंस्टिट्यूएंट्स। यस, सही बात है। जैसे अगर किसी न्यूक्लियस के अंदर 10 न्यूक्लियन है, तो अगर वो 10 न्यूक्लियन खुले होते हवा में तब उनका जितना मास होता, और उनको जब पैक कर दिया न्यूक्लियस के अंदर तब उनका जो मास होता है, उसका जो डिफरेंस होता है उसको मास डिफेक्ट बोलते हैं। तो जो डी ऑप्शन है वो सही है, तो डी में ट्रू है, इसलिए ए फॉल्स है, बी ट्रू है, सी फॉल्स है और डी ट्रू है। अब ऐसा किस में लिखा हुआ है? मतलब ए और सी फॉल्स हैं, ए और सी फॉल्स हैं, ये तो सिर्फ बी में ही लिखा है, बाकी किसी में नहीं लिखा। और इसी में लिखा है कि बी और डी ट्रू है, तो अपनी दोनों बातें सही हो गई, इसलिए 2 नंबर वाला ऑप्शन सही है। फिर देखते हैं, सविता नाम की एक लड़की है जो 11th स्टैंडर्ड में पढ़ती है, और उसने एक एक्सपेरिमेंट किया सिंपल पेंडुलम को लेके। उसने 60 सेकेंड टाइम निकाला 30 ओसिलेशंस का। मतलब जब पेंडुलम 30 बार ओसिलेट हुआ तो उसमें 60 सेकेंड्स लगे। तो एक बार ओसिलेट हुआ होगा, उसी को टाइम पीरियड बोलते हैं, तो उसमें कितना समय लगा होगा? उसमें समय लगा होगा 2 सेकेंड। तो एक बार ओसिलेट होने में 2 सेकेंड का समय लगा होगा। ठीक है साहब, अब हमें टाइम पीरियड का फॉर्मूला आता है 2π√L/G। ठीक, वैसे भी एक चीज होती है, अगर आपने पढ़ा हो सेकेंड्स पेंडुलम, सेकेंड्स पेंडुलम की जो लेंथ होती है वो 1 मीटर होती है। तो वैसे तो ऑप्शन वहीं के वहीं खत्म हो गया, लेकिन फिर भी चलो कर लेते हैं। ये 2 इसका स्क्वायर कर दें तो यहाँ पर 4π² आ जाएगा, यहाँ पर L आ जाएगा, और ये G को भी अपन π² लिख सकते हैं। तो π² से π² खत्म हो जाएगा, 4 से 4 खत्म हो जाएगा, तो L बराबर 1 मीटर हो जाएगा। और वैसे अगर आपको ये पता हो कि एक होता है सेकेंड्स पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड होता है 2 सेकेंड, और अगर वो धरती पर है, अगर यानी G की वैल्यू 9.8 है,
तो उसकी लंबाई 1 मीटर होती है। ये एक स्टैंडर्ड जो है वो डेटा होता है जो सबको पता होता है। तो उसके ऊपर ये सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वर्नियर कैलिपर से हमें इसका लीस्ट काउंट निकालना है। तो पहले हम देख लेते हैं कि लीस्ट काउंट होता क्या है। लीस्ट काउंट किसी वर्नियर कैलिपर्स का होता है 1 MSD माइनस 1 VSD। ये उसका लीस्ट काउंट होता है। 1 MSD माइनस 1 VSD, ये उसका लीस्ट काउंट होता है। अब यहाँ पर इस जो वर्नियर कैलिपर जिसको हम यूज़ कर रहे हैं उसके एक एक डिवीज़न की लंबाई 1 मिलीमीटर है, यानी कि 1 MSD की वैल्यू तो हमने 1 लिख ली अभी यहाँ पे। हमें ये भी बताया गया है कि 20 VSD और 16 MSD एक ही बात है। तो 20 VSD बराबर है 16 MSD के। इसका मतलब 1 VSD किसके बराबर है? तो वो 16/20 MSD के बराबर है। इसलिए ये हो गया 1 माइनस 16/20, टोटल मिला के MSD कॉमन आ गया। ठीक है साहब, एलसीएम ले लिया तो ये हो गया 4/20 MSD। 4/20 मतलब 2/10 यानी 0.2 MSD, ये इसका लीस्ट काउंट होगा। अब चूंकि इसमें कहा गया है कि 1 MSD बराबर 1 मिलीमीटर है, तो यहाँ MSD की जगह 1 मिलीमीटर रखना पड़ेगा। तो आंसर आना चाहिए 0.2 मिलीमीटर। बट ऑप्शन सेंटीमीटर में दे रखे हैं, तो 0.2 मिलीमीटर यानी 0.02 सेंटीमीटर। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, क्लियर। बोला है ईस्ट साइड ऑफ अ मेटेलिक क्यूब ऑफ मास 0.580 किलोग्राम। चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें मास दे रखा है 5.580 किलोग्राम इज मेजर टू बी 9 सेंटीमीटर। ये इसकी एक साइड है और हमें अगर इसका वॉल्यूम चाहिए तो वॉल्यूम होता है ए का क्यूब, क्योंकि वो क्यूब का वॉल्यूम है, और क्यूब 9 सेंटीमीटर दिया है, यानी 9.0 इंटू 10 की पावर -2 का क्यूब। ठीक है, तो यहां पर 72.9 9981, ठीक है हाँ, तो 81 इंटू 9 यानी कि 729, ये क्या चूज हो गया, चलो जो भी है 729, तो ये हो गए इंटू 10 की पावर -6 हो गए। तो 729 इंटू 10 की पावर -6 ये आ गया हमारे पास। हमें निकालना है डेंसिटी। तो डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास हो गया 5.580 अपॉन 729 इंटू 10 की पावर -6 किलोग्राम। अब ये तो चक्कर, मैं टीचर हूँ तो मैंने पूरा सॉल्व कर दिया। अब अगर मैं आपकी जगह एग्जाम देने गया होता तो मुझे पक्का यकीन होता है कि इसका आंसर ये आ रहा है 7.654। तो 7.654 ही इसका आंसर है, क्योंकि ये सिग्निफिकेंट फिगर का सवाल है। तो 7.654 इंटू 10 की पावर 3 ये इसका आंसर है पूरा। हमें इसमें x की वैल्यू बताना है और सही टर्म्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में बताना है। तो हमें, क्योंकि यहाँ जो हमें रिपोर्ट किए गए थे मेजरमेंट, उनमें इसमें तो सिग्निफिकेंट फिगर है ज़्यादा, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है 2। तो हमें आंसर भी रिपोर्ट करके आना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर में, यानी आंसर इतना बचना चाहिए, इस चीज़ को लीव करना है। जब इसको लीव करेंगे तो 5 और 4 इसको लीव कर रहे हैं, तो यहाँ पे आंसर आएगा 7.7 इंटू 10 की पावर 3। इसमें होता ये है भाई कि सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स में सब लोग कंफ्यूज होते रहते हैं। कुछ लोग ये बोलते हैं कि अगर आप यहाँ से 5 है इसको हटाएंगे और प्रेसिडिंग डिजिट अगर इवन है तो आप इसको इवन ही रख लीजिए और ऑड है तो इवन कर दीजिए। लेकिन वो तब होता है जब 5 एग्जैक्ट 5 या 5 फॉलोड बाय 0 होता है। अगर 5 के आगे कोई नंबर है
और अगर हम इसको लीव कर रहे हैं तो प्रीसीडिंग डिजिट चाहे कुछ भी हो हमें उसे 1 से बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए हमारा जो x की जगह आंसर आएगा वो 7.7 आएगा और यही इसका सही आंसर है 7.7। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वेवटिक्स से। इस सवाल में आपको बोला है इन इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन, मतलब इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन की बात कर रहा है। द लाइट एनर्जी इज रीडिस्ट्रीब्यूटेड, बिल्कुल सही बात है कि लाइट एनर्जी क्या होती है, रीडिस्ट्रीब्यूट होती है। आगे बोला है इफ इट इज रेड्यूस्ड इन वन रीजन प्रोड्यूसिंग अ डार्क फ्रिंज, बिल्कुल सही बात है, अगर एक रीजन में ये रेड्यूस हो रही है तो डार्क फ्रिंज प्रोड्यूस करेगी। इट इंक्रीजेज इन अनदर रीजन प्रोड्यूस ब्राइट फ्रिंज, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट बात है। अब इसमें आपको ऑप्शंस जो दिए हुए हैं स्टेटमेंट गिवन है। फर्स्ट स्टेटमेंट की हम बात करें, एज देयर इज नो गेन और लॉस ऑफ एनर्जी दीज फिनोमिना आर कंसिस्टेंट विद द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। सेकंड जो बोला है डायफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस आर कैरेक्टरिस्टिक एग्जिबिट ओनली बाय लाइट वेव, सिर्फ लाइट वेव में नहीं होता है, ऐसा साउंड वेव भी होता है, तो इसलिए ये जो बी ऑप्शन है वो क्या हुआ, इनकरेक्ट हुआ। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा कौन सा होगा, थर्ड ऑप्शन होगा। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट हियर, ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, इसमें आपको क्या बोला है 5 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस, मतलब आपके पास कैपेसिटर का सवाल है। आपके पास टोटल कितने कैपेसिटर्स है, 5 कैपेसिटर्स है जिनके कैपेसिटेंस आपको गिवन है जो इस तरह से कनेक्टेड है, और जो बैटरी है उसका पोटेंशियल आपको कितना गिवन है, 50 वोल्ट गिवन है। आपको सवाल में पूछा है द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, बहुत ही आसान सा सवाल। सबसे पहले आपसे क्या पूछा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछ लिया। क्या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिल्कुल आसानी से हम निकाल सकते हैं? हाँ सर, ये वाले जो तीनों कैपेसिटर चारों कैपेसिटर्स है, ये कैपेसिटर्स किस में हो, सीरीज कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। सीरीज कॉम्बिनेशन में सॉल्व करने का जो तरीका है, बेसिक तरीका आप सब लोग जानते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में किस तरह से करते हैं, रजिस्टर का सर उल्टा होता है, यहाँ पर पैरेलल के लिए जो वहाँ पर होता है यहाँ पर वो सीरीज में होता है। तो ये चारों कैपेसिटर्स जो है इनका कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफेरेड है, तो 1/10 1/10 1/10 1/10 तो कितना हो जाएगा 4/10। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 2.5, यहाँ लिख देता हूँ मैं। तो 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10, तो ये आपका कितना हो गया, ये हो गया 4/10, और इसका रेसिप्रोकल करेंगे क्योंकि 1/c है, तो ये कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। तो आप ध्यान समझो, तो आपके पास अब सर्किट जो है वो कुछ इस तरह से बचा हुआ है। एक कैपेसिटर ये, एक कैपेसिटर ये वाला जो कैपेसिटर है इसकी कैपेसिटेंस हमें गिवन है, ये कितनी गिवन है 2.5 गिवन है 2.5, और इसकी भी कैपेसिटेंस हमें कितनी गिवन है, हमने कैलकुलेट कर ली 2.5 माइक्रोफेरेड 2.5 माइक्रोफेरेड। अब ये दोनों कैपेसिटर्स जो है ये कौन से कॉम्बिनेशन में, सर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो सिंपली क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2.5 एंड 2.5 कितना हो जाएगा 5, तो सी इक्विवेलेंट जो आ जाएगा सर्किट का टोटल वो कितना आ जाएगा 5 माइक्रोफेरेड। दूसरा आपसे क्या पूछा है, चार्ज पूछा है कि जो ईच कैपेसिटर मतलब सभी कैपेसिटर्स पे जो चार्ज होगा वो कितना होगा। तो आप ध्यान से समझें, तो यहाँ पर टोटल जो चार्ज अगर मैं कैलकुलेट कर लूँ तो Q इज इक्वल टू CV से टोटल चार्ज जो होगा, सी इक्विवेलेंट हमारे पास 5 आ चुका है, और ये हमारे पास बैटरी कितना पोटेंशियल 50, तो 5 × 50 कितना हो जाएगा 250 माइक्रोकूलम, ये हमारे पास चार्ज हो चुका है टोटल। अब ये 250 माइक्रोकूलम टोटल यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा कितना इस पर, 125 इस पर, 125 इस पर। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा इस सवाल का हो जाएगा 5 माइक्रोफेरेड एंड 125 माइक्रोकूलम ऑन ऑल ऐप कैपेसिटर्स। दोबारा बोल देता हूँ, 5 माइक्रोफेरेड एंड 125 माइक्रोकूलम ऑन ऑल कैपेसिटर्स। ऑलराइट, तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट हियर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सवाल जो है सिंपल पेंडुलम एसएचएम का सवाल है, और सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना गिवन है टी। आपको बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी और टाइम के बीच में जो करेक्ट ग्राफ होगा वो कौन सा होगा। तो आप सब लोग जानते हैं काइनेटिक एनर्जी और टाइम के बीच में, पोटेंशियल एनर्जी और टाइम के बीच में जो ग्राफ होता है यहाँ पर वो स्क्वायर, साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर के ग्राफ्स होते हैं। तो आप ध्यान से समझे, तो फर्स्ट ऑप्शन तो वैसे एलिमिनेशन से चला गया, और बाकी थर्ड ऑप्शन भी एलिमिनेशन से चला गया, फोर्थ ऑप्शन भी चला गया, क्योंकि साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर के ग्राफ सभी स्टूडेंट्स जनरली याद रखते हैं कि साइन स्क्वायर का जो ग्राफ होता है वो ग्राफ ऐसा होता है, और कोस स्क्वायर का ग्राफ ऊपर से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा सेकंड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर की ग्राफ ही बनते हैं, तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 39, अगेन आसान सवाल, जिसमें हमें पावर रेटेड गिवन है और हमसे पावर कंज्यूम पूछा है। बिल्कुल बेसिक सवाल जो हमेशा क्लासरूम में सब टीचर्स करवाते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना होता है, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना होता है। रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला है सिंपल, R इज इक्वल टू क्या होता है V² अपॉन P।
पावर रेटेड, जो पावर रेटेड है मतलब आपको जो गिवन है, बल्ब की पावर कितनी गिवन है 400, तो V स्क्वायर 220 इंटू 220 अपॉन कितना 400, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल कैलकुलेशन देख लीजिए, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल आउट हो गए, 22 इंटू 22 484 डिवाइड बाई 4, तो आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सर 121 ओम रेजिस्टेंस आ गया हमारे पास। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, पावर कंज्यूम, तो पावर कंज्यूम के लिए P स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस, जो यहाँ पर आप यूज़ कर रहे हैं। रेजिस्टेंस कितना है 120, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। पावर पोटेंशियल कितना गिवन है 200 वोल्ट, तो 200 इंटू 200 अपॉन यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना हमने कैलकुलेट कर लिया 121, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने पर जो आंसर आएगा वो आएगा 331, कितना आएगा 331 वाट, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। तो फोर्थ ऑप्शन को यहाँ पर राइट टिक करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, करते हैं अगला सवाल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये बेसिकली अल्टरनेटिंग करंट का सवाल है और बहुत ही सिंपल सा फंडामेंटल सवाल है। सवाल में क्या बोला है, द पीक वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट इज 5 एम्पियर एंड फ्रीक्वेंसी इज 60 हर्ट्ज। हाउ लॉन्ग विल द करंट स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टेक टू रीच द पीक वैल्यू। बेसिक सा सवाल है कि आप सब लोग जानते हैं कि जो टाइम यहाँ पर होता है वो टाइम कितना होता है T/4, मतलब आप सब लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो ग्राफ होता है साइन का ग्राफ होता है, तो पीक पर जाने में 0 से T/4 टाइम लगता है। तो सबसे पहले हमें समझना है कि यहाँ पर टाइम जो लगेगा T/4 लगेगा। और अब मैं फ्रिक्वेंसी डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन है, फ्रिक्वेंसी कितनी गिवन है 60 हर्ट्ज गिवन है। अब फ्रिक्वेंसी 60 हर्ट्ज गिवन है तो टी जो हो जाएगा क्या 1/60 सेकेंड हो जाएगा। यस सर एब्सोल्युटली, तो ये वैल्यू यहाँ से यहाँ पुट कर दे, तो स्मॉल टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/60 इंटू 4, दैट विल बी 1/240 सेकेंड। तो आप सब लोग समझ पा रहे हैं कि बिल्कुल सिंपल सा सवाल अल्टरनेटिंग करंट से यहाँ पर पूछा हुआ था, बेसिक फंडामेंटल बेस। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। तो 2 ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। तो चलिए बाकी क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लिया जाए। सो इस प्रॉब्लम में हमें बताना है कि कौन से स्टेटमेंट में करेक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। सो स्टेटमेंट नंबर ए में हमसे बोला जा रहा है इनसाइड अ कंडक्टर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज 0। हाँ बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम के अंदर जो आपके चार्जेस हैं वो ऐसे रीअरेंज होते हैं ताकि आपकी इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में कैंसिल हो जाती हैं। सो स्टेटमेंट ए की इंफॉर्मेशन इज करेक्ट। स्टेटमेंट बी में क्या बोल रहा है, आपसे बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ये इंफॉर्मेशन सही नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं जो आपका ई हो जाता है इट इज सिंपली इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहां पे सिग्मा क्या हो जाता है आपका, सिग्मा इज योर सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो आपका ई डिपेंड करता है सिग्मा पे। सो इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन बी स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ओके, मूविंग ऑन, सी स्टेटमेंट में देखो क्या बोल रहा है, the interior of a charge conductor can have no excess charge in the static situation। बिल्कुल ठीक बात है, हम जानते हैं कि जितना भी एक्सेस चार्ज जो होता है वो आपके चार्ज कंडक्टर की सरफेस पे आ जाता है, तो इंटीरियर में कोई भी आपका चार्ज एक्सेस में नहीं रहता। सो सी की इंफॉर्मेशन इज करेक्ट। ठीक है, डी में आ जाओ। डी में क्या बोल रहा है, एट द सर्फेस ऑफ चार्ज कंडक्टर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट। बिल्कुल ठीक बात है, हम जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो होती है आपकी सरफेस पे कैसी होती है, परपेंडिकुलर हो जाती है। सो इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट। फाइनली आ जाइए आपके ऑप्शन ई के ऊपर। ई में क्या बोल रहा है आपसे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल 0 होता है एवरीवेयर इनसाइड ए चार्ज कंडक्टर। तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है आपका इनसाइड ए चार्ज कंडक्टर वो कांस्टेंट होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो 0 ही हो। सो इन्फॉर्मेशन ई के अंदर इज नॉट करेक्ट। तो देखो करेक्ट इंफॉर्मेशन किस स्टेटमेंट में है, ए स्टेटमेंट में, देन सी के अंदर एंड डी के अंदर। सो आप देख पाएंगे ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया जा रहा है ए, सी एंड डी ओनली। सो ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है हमारा सही आंसर। सो देखिए ये कॉलम मैचिंग का क्वेश्चन आया है, जहां पे आपको लिस्ट 1 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दी गई हैं और लिस्ट 2 में आपको इनके प्रोडक्शन का आपका जो तरीका है वो बताया गया है। ठीक है ना, तो चलिए मैच करवाने की कोशिश कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए हम लोग जानते हैं जो माइक्रोवेव होगी इट विल बी प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ क्लेस्ट्रॉन वॉल और मैग्नेट्रॉन वॉल। सो हम बोलेंगे ए के लिए करेक्ट मैचिंग क्या आ जाएगी आपकी, नंबर 4। ओके, नाउ विजिबल लाइट। विजिबल लाइट हम जानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर एमिट करेंगे लाइट, कब, जब वो मूव करते हैं फ्रॉम द हायर एनर्जी लेवल टू द लोअर एनर्जी लेवल। तो आपका बी के अंदर आ जाएगा आपका फर्स्ट वाला।
ठीक है ना। अब देखो यार, बात चल रही है गामा रेज की, तो हम जानते हैं गामा रे कब निकलेगी, जब रेडियो एक्टिव डीके होगा न्यूक्लियस का, तो यहाँ पे मैचिंग हो जाएगी सेकंड से। एंड फाइनली इंफ्रारेड रेज की बात की जा रही है, तो वो कब आएंगी, जब वाइब्रेशन होता है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका थर्ड। सो ऑप्शंस के अंदर चेक कर लेते हैं कॉम्बिनेशन मिलता है क्या। देखो थर्ड ऑप्शन में देखिए मिल जाता है ए के लिए 4, देन बी के लिए 1, सी के लिए 2 एंड डी के लिए 3। सो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारा सही आंसर। सो इस क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है कि एक यूनिफॉर्म मेटालिक वायर है जिसका रेजिस्टेंस है 4 ओम, उसे बेंड कर दिया गया है टू फॉर्म ए स्क्वायर लूप ABCD, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। अब हमसे बोला जा रहा है कि एक और रेजिस्टेंस 2 ओम का कनेक्ट कर दिया गया है बिटवीन पॉइंट B एंड D, और एक बैटरी 2 वोल्ट की कनेक्ट की गई है अक्रॉस पॉइंट A एंड C, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। हमें बताना है वैल्यू ऑफ करंट आई क्या हो जाएगा। ओके, तो यदि हम ध्यान से इस डायग्राम को देखें तो आप देखो यार, ये आपका यहाँ पे जो ABCD लूप बनाया है 4 ओम था आपके मेटालिक वायर का रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 ओम, यहाँ पे भी आ जाएगा 1 ओम, यहाँ पे 1 ओम एंड हियर इट विल बी 1 ओम एज वेल। अब देखो इसको देखा जाए तो ये तो बन गया बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज। तो बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज के लिए हम बोल सकते हैं कि जो आपका 2 ओम वाला रेजिस्टेंस है ये तो किसी काम का ही नहीं है, ये तो यूजलेस है, इसको हटा दिया जाएगा। तो हम क्या करते हैं, रीड्रॉ कर लेते हैं सर्किट को। तो सर्किट आपका देखिए कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। ओके, तो हमने क्या देख लिया यहाँ पे, जैसे ही आप बीच वाले 2 ओम वाले ब्रांच को हटा देते हो तो जो आपका AB और आपका जो BC वाला ब्रांच है वो कैसा आ जाएगा, आपका सीरीज में आ जाएगा। और आपका देखो यहाँ पे आपका जो ब्रांच है कौन सा, AD और DC, वो भी कैसे आ जाएगा, सीरीज में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे 1 ओम सीरीज में आ गए और नीचे भी 1 ओम सीरीज में आ चुके हैं। यहाँ पे बैटरी है आपकी 2 वोल्ट की, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। अब यहाँ पे देखिए तो ये दोनों आपके कैसे हैं, सीरीज में। तो आपका सीरीज में क्या हो जाएगा, यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 ओम का। सिमिलरली नीचे वाली ब्रांच में भी यदि देखा जाए तो यहाँ पे भी आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 2 ओम का। अब ये जो 2 ओम और 2 ओम आए हैं ये आपस में कैसे हैं, पैरेलल में हैं। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं फॉर पैरेलल जो आपका R इक्विवेलेंट आएगा वो सिंपली क्या हो जाएगा, आपका R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ओके, तो ये क्या जाएगा 2 into 2 डिवाइडेड बाई 2 + 2। सो R इक्विवेलेंट का वैल्यू देखिए कितना आ जाता है, इट इज कमिंग आउट टू बी 1 ओम। अब सिंपली देखो यार, यहाँ पे 2 वोल्ट की बैटरी है और यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम का। तो ओम्स लॉ लगा लिया जाएगा। सो ओम्स लॉ लगा के हम बोल सकते हैं जो आपका करंट आएगा I, इट विल सिंपली बी इक्वल टू व्हाट, जो आपका हो जाएगा 2 वोल्ट डिवाइडेड बाई 1 ओम। तो यहाँ पे से आप देख पा रहे हैं कि जो आपका करंट का वैल्यू आ जाएगा इट विल सिंपली बी इक्वल टू व्हाट, 2 एम्पेयर, विच इज गिवन टू अस इन ऑप्शन नंबर 4। सो ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है हमारा सही आंसर। यहां हमसे बोला जा रहा है कि एक अननोन न्यूक्लियस है जिसकी न्यूक्लियर डेंसिटी है 2.29 इंटू 10⁻17 kg/m3 और जो मास है वो हमें दिया गया है 19.926 इंटू 10⁻27 kg। हमें बताना है कि जो आपका मास नंबर होगा A अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा, और डेटा हमको यहाँ पे दिए गए हैं। ओके, तो चलो हम लोग जानते हैं कि जो आपका डेंसिटी होगा इट इज सिंपली मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो वॉल्यूम हो जाएगा आपका वो हो जाएगा न्यूक्लियस के लिए 4/3 पाई इंटू R का क्यूब। ओके, तो फर्दर यहाँ से मैं लिख सकता हूँ रो इज इक्वल टू 3 चला जाएगा ऊपर, मल्टीप्लाइड बाय मास डिवाइडेड बाय 4 पाई, जिसकी वैल्यू हमें दे रखी है, इंटू R का क्यूब। ठीक है ना। चलो, तो यहां से हम क्या करते हैं, R क्यूब का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम बोल सकते हैं R क्यूब जो होगा इट विल सिंपली बी इक्वल टू 3m डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू रो। ओके, सिंपली वैल्यू फीड कर लेते हैं यहाँ पे। तो आप देखेंगे कि आपकी मास की वैल्यू हमें दे रखी है 19.926 इंटू 10⁻⁻27 kg डिवाइडेड बाई 4 पाई, विच इज गिवन टू अस एज 12.56। यह जाएगा 12.56 इंटू, अब देखो डेंसिटी भी दे रखी है हमको कितनी है, 2.29 इंटू 10⁻17। ओके, फर्दर जब यहां से आप कैलकुलेशंस करेंगे तो यहां से आपको ना R क्यूब का वैल्यू जो है वो निकल के आ जाएगा 2.07 इंटू 10⁻⁻44। ओके, नाउ यहां पे देखो एक फॉर्मूला हमें पता है, एक फॉर्मूला क्या हो जाता है आपका, R क्यूब इज इक्वल टू R0 का क्यूब
इनटू ए। तो यहां से हम क्या कर लेंगे, ए की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ए की वैल्यू देखिए क्या आ जाएगी यहां से, इट विल बी इक्वल टू आर क्यूब, जिसका वैल्यू हम निकाल चुके हैं, विच इज 2.07 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 44 डिवाइडेड बाय व्हाट, आर नॉट का क्यूब। नाउ आर नॉट की वैल्यू दे रखी है हमको, इट इज 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15। 1.2 इंटू 10 की पावर में माइनस 15 का हम क्या कर देंगे, यहाँ पे क्यूब कर देंगे, आर नॉट क्यूब था। ओके देखो फर्दर कैलकुलेशन जब यहाँ पे की जाएगी तो करीब करीब आपका आंसर जो है वो आ जाता है यहाँ से 11.9, विच कैन फर्दर बी अप्रोक्सीमेटेड एज 12। तो आप देख पा रहे हैं कि ऑप्शन नंबर 1 में आपको मिल जाएगा 12, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है हमारा करेक्ट आंसर। सो अगेन इस क्वेश्चन में हमें कॉलम मैचिंग का क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे लिस्ट 1 और लिस्ट 2 आपको दी गई है, हमें इनको मैच करवाना है। ओके सो लिस्ट 1 में ए पॉइंट में आपसे बोला जा रहा है यंग्स मॉडुलस के रिगार्डिंग। तो हम जानते हैं कि जो यंग्स मॉडुलस होता है इट इज सिंपली लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ओके नाउ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या हो जाता है आपका, फोर्स अपॉन एरिया, एंड व्हाट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, डेल्टा एल, और एल को ट्रांसपोर्ट कर देते हैं ऊपर। तो आपका देखो यंग्स मॉडुलस क्या आ जाएगा, एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल, जो कि आप देख पाएंगे लिस्ट 2 के सेकंड पॉइंट में आपको मिल जाएगा। सो आपका ए जो है ना वो मैच कर जाएगा किसके साथ, सेकंड पॉइंट के साथ। ठीक है नाउ मूविंग ऑन, अब बी को थोड़ी देर के लिए स्किप करके आप सी पे आ जाइए, है ना। बल्क मॉडुलस की बात पहले कर लेते हैं। सो बल्क मॉडुलस हम लोग जानते हैं क्या हो जाता है आपका, वॉल्यूम का स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम स्ट्रेन। ओके नाउ अगेन वॉल्यूम स्ट्रेस क्या हो जाएगा आपका, फोर्स अपॉन एरिया, और वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होगा, इट विल बी माइनस ऑफ डेल्टा वी अपॉन वी। अब देखो यार फोर्स अपॉन एरिया को आप लिख सकते हो चेंज इन प्रेशर, और यू कैन से सिंपली प्रेशर। तो यहां पे आ जाएगा आपका प्रेशर P। ओके नाउ नीचे की ओर क्या है आपका डेल्टा वी, और v को आप ट्रांसपोर्ट कर दो ऊपर की ओर, साथ में आ जाएगा नेगेटिव सिंबल। तो आपको देखो बल्क मॉडुलस क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ p इंटू वी अपॉन डेल्टा वी, जो आपको लिस्ट 2 के 4th पॉइंट में मिलेगा। तो इसे आप मैच करा दोगे किसके साथ, c के साथ। तो c के लिए क्या आ जाएगा आपका 4। अब देखो हमने कंप्रेसिबिलिटी की बात छोड़ दी थी बीच में, क्यों छोड़ दी थी, क्योंकि हम जानते हैं कि कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, 1 अपॉन बल्क मॉडुलस, और बल्क मॉडुलस अभी अभी आपने निकाल लिया। तो यहाँ पे सिंपली क्या कर लेंगे, बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल आप ले लोगे। सो बल्क मॉडुलस का जब आप रेसिप्रोकल लोगे देन यू विल बी गेटिंग माइनस ऑफ 1 अपॉन P, and here it will be delta V upon V। अभी अभी हमने बात की थी फोर्स अपॉन एरिया इज सिंपली चेंज इन प्रेशर, और यू कैन से प्रेशर। तो यहाँ पे चेंज इन प्रेशर भी लिखा जा सकता था, तो इसको हम लिख देते हैं डेल्टा P। अगर आप देखोगे तो लिस्ट 2 में आपको 3rd पॉइंट में ये मिल जाएगा। सो हम बोलेंगे B विल मैच टू 3rd पॉइंट। ठीक है ना। अब देखो पॉइजन्स रेशियो की बात चल रही है। सो लेट अस से आपका जो पॉइजन रेशियो होगा, सिग्मा से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं इसको, पॉइजन रेशियो क्या हो जाता है आपका, सिंपली इट इज सिंपली लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो आपका देखो लेट अस से एक आपके पास क्या था, यहां पे कुछ इस प्रकार से एक सिलेंड्रिकल वायर था। ओके इसका डायमीटर है मान लीजिए d, और इसका लेंथ क्या हो जाएगा, लेट अस से L हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी अभी हमने बोला था कि जो आपका पॉइजन रेशियो होता है इट इज सिंपली लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो आपका लैटरल यानी कि साइड वाइज स्ट्रेन क्या आ जाएगा, इट विल बी डेल्टा D अपॉन D, एंड जो आपका यहाँ पे आएगा नीचे की ओर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन वो क्या हो जाएगा आपका डेल्टा L अपॉन L। तो देखो ये कॉम्बिनेशन की बात हम करें तो आप देखोगे फर्स्ट में आपको मिल जाएगा डेल्टा D अपॉन डेल्टा L, और साथ में आ जाएगा आपका इंटू L अपॉन D। तो आप बोलोगे कि फर्स्ट के अंदर आपको ये मिल जाता है, सो D विल मैच टू नंबर 1। अब ये कॉम्बिनेशन किस ऑप्शन में दिख रहा है देख लेते हैं एक बार। तो आप देखेंगे कि A को मैच किया जा रहा है किसके साथ, 2 के साथ। ओके B का आ जाएगा 3, C का आ जाता है 4, एंड D का कॉम्बिनेशन बनता है 1 के साथ। तो आप देखोगे ऑप्शन नंबर 1 में आपको यही कॉम्बिनेशन मिल जाता है। सो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ओके सो दिस वाज योर डिटेल सॉल्यूशन फॉर नीट 2026 फिजिक्स पेपर। ओके उम्मीद है आपने काफी अच्छा परफॉर्म किया होगा, जल्दी से नंबर मिला लो। ओके सो थैंक यू एंड बाय बाय।